सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब है द रेनेगेड इमॉर्टल। एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि यार प्रीवियस एपिसोड को जरूर देख लेना, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना वांगलिन पहुंच जाता है सीनियर जाओई के साथ उसी पर्पल फॉगी एरिया पे, जहाँ पर की वो टोगन अपीयर होने वाला था। यहाँ पे ग्रीड के साथ थोड़ा सा ढिशुम करने के बाद अपना वांगलिन यहाँ से टोकन को लेकर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन ग्रीड यहाँ पर अपनी सेकंड ओरिजिन सोल को उसके पीछे लगा देता है, जिससे फाइट करने के दौरान वांगलिन को पता चलता है कि यार ये तो एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन है। आखिर इस ग्रीड के पास कैसे कैसे ट्रेजर्स हैं। अब वांगलिन दिमाग लगा लेता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो सबसे पहले इस ड्रैगन को ठिकाने लगाना होगा। और ये सोचते साथ ही वो यहाँ पर खाई से सीधा और गहराइयों में कूद जाता है, जहाँ पर की इंटेंस अमाउंट में सक्शन फोर्स निकल रहा था, जो कि अपने चपेट में आने वाली हर एक चीज को इस अबिस की गहराइयों में पुल करना शुरू कर देती है। और अब आगे इस हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ से तेजी से एस्केप करने में लगा हुआ था। और उसके पीछे वही एंशिएंट थंडर ड्रैगन का जो फिगर है वो पड़ा हुआ था। काफी सारे थंडर पॉल से वो अटैक भी करता है। और वांगलिन यहाँ पर उससे डॉज करते हुए मन में कहने लगता है कि एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन असल में थंडर से पैदा होता है। और लेजेंड्स का ऐसा भी कहना है कि जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन होते हैं, जिस थंडर को ये लोग वील्ड करते हैं, वो असल में हेवनली दाव के लिए है। वांगलिन वापस से उसे अबिस की तरफ देखने लगता है और समझ आता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे हर हाल में इस अबिस की पावर का यूज करना होगा। अब वांगलिन ऑलरेडी अबिस में छलांग मार चुका था, लेकिन ये जो थंडर ड्रैगन है ना, ये इतना ढीठ है, ये उसके पीछे पड़ जाता है। लिटरली इसका पीछा करते हुए वो सीधा सक्शन फोर्स को भी झेलते हुए उसमें समाना शुरू कर देता है, जो देखकर वांगलिन इमीडिएटली अपने स्टॉप स्पेल का यूज करता है, जिसके चलते ये ड्रैगन कुछ देर के लिए यहाँ फ्रीज भी हो जाता है। और वांगलिन अपनी फोर्स को कम करने के लिए ब्लेड्स निकालकर आसपास के वॉल में उन्हें धसाना शुरू कर देता है, ताकि उसकी जो गिरने की रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाए। इस दौरान वांगलिन यहाँ पर एक छोटी सी केव या कोई दरार कुछ भी ढूंढ रहा था, क्योंकि वांगलिन जानता है ज्यादा डीप में चला गया तो वापस आने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। तभी वांगलिन को छोटी सी दरार इस वॉल में नजर आती है, जो कि चमक भी रहा था और जैसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई चीज है। जब वांगलिन गौर से देखता है तो वांगलिन समझ आता है कि इस केव को शायद जानबूझकर ही किसी ने बनाया होगा। अब वांगलिन पलक झपकते ही अपने दोनों ब्लेड्स की सक्शन फोर्स का यूज करता है, उन्हें रिवर्स में स्पिन कराते हुए उनके जरिए से वो सीधा अंदर की ओर चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन था ना, वो सक्शन फोर्स के चलते काफी नीचे तक खिसका चला हुआ जाता है, लेकिन वो फोर्सफुली ऊपर आने की कोशिश करता है। और इस दौरान वांगलिन, जो कि ऑलरेडी केव के अंदर पहुंच चुका था, यानी कि छोटी सी दरार के अंदर, तो वांगलिन उसके अंदर से झांकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे नजर आता है कि वो ड्रैगन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वांगलिन की नजर जाती है एक टेलीपोर्टेशन अरे में, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। वांगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मिस्टीरियस जगह पे, जहाँ पे इतनी ज्यादा सक्शन फोर्स है, वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे क्या कर रहा है। पर तभी उसकी नजर जाती है उस ड्रैगन पर, जिसके ऊपर वांगलिन ने स्टॉप स्पेल का यूज किया था, जिसके चलते ये अपनी जो लोअर बॉडी है इसे मूव भी नहीं करा पाता। और सक्शन फोर्स के चलते उसकी बॉडी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन ये फिर भी रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन वांगलिन के लिए ये तो सुनहरा मौका बन जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि यही परफेक्ट चांस है जब मैं इसे डिवोर कर पाऊंगा और मेरे अंदर भी फिर थंडर की पावर आ जाएगी। लेकिन तभी ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था ना, ये भी ऑलरेडी एक थंडर अटैक को अपने मुंह में प्रिपेयर करता है और सीधा वांगलिन की तरफ ये थ्रो कर देता है, जो देखकर वांगलिन भी अपने पावर से इसे काउंटर करते हुए इसे वापस से पीछे की ओर ढकेल देता है, जिसके चलते बेचारे की इतनी मेहनत बर्बाद चली जाती है। ये वापस से सीधा सक्शन फोर्स के जरिए से अब इसकी गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन तब तक वांगलिन अपनी बॉडी से अपने ओरिजिन सोल को बाहर निकालते साथ ही अपने ओरिजिन सोल को सीधा आगे कर देता है, और उसका ओरिजिन सोल अपने एक हाथ से उस ड्रैगन को सीधा पकड़ते साथ ही उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर सीधा वांगलिन की बॉडी में उसके ओरिजिन सोल चली जाती है और वांगलिन दो फिंगर से अपने फोरहेड को टच करता है, जिसके चलते उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन का जो सोल था ना, यहाँ पे सीधा वांगलिन की बॉडी के अंदर वो समा जाता है। और बेसिकली उस वांगलिन के ओरिजिन सोल को डिस्ट्रॉय करके वो उसकी बॉडी पर अपना कब्जा पाना चाहता था, लेकिन इसकी ओरिजिन सोल भी रेजिस्ट करती है, जिसके चलते वांगलिन को इंटेंस पेन होने लगता है। और तभी हमें वांगलिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर इस थंडर ड्रैगन ने तो बिल्कुल जाते साथ ही हलचल पैदा कर दी थी। चारों तरफ उफान आने लगता है, तो वांगलिन यहाँ पर खुद के चेस्ट को एक जोरदार पंच मारते हुए यहाँ कल्टिवेट करने बैठ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर काफी सारे पोर्टल्स के जरिए से चेन्स आकर इसे बाइंड करना शुरू कर देते हैं, ताकि वांगलिन का जो ओरिजिन सोल है स्लो
स्लोली इसे डिवोर करते हुए इसे टेम कर पाए। और ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहता है, जिसके चलते वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन भी दर्द के मारे कर्राना शुरू कर देता है। लेकिन वांग लिन ये प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं रोकता और ऐसे ही काफी वक्त बीतने लगता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता कि ऑलमोस्ट 1 साल का वक्त वांग लिन यहाँ इसी केव के अंदर बिता देता है। अब तुम्हें से जिन लोगों ने नॉवेल्स को देखा होगा, रीड किया होगा, तो उन्हें पता होगा कि काफी ज्यादा पेसिंग हुई है एनिमे में, जिसका मतलब ये है कि स्टूडियो इस वक्त ऑल हेवन को जल्द से जल्द हमारे सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है और जिसका टीजर भी हम देख चुके हैं। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं 1 साल बाद। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लिटरली हम देखते हैं कि उसका सूट भी यहाँ पे बिल्कुल कट फट चुका था और यहाँ पर उसकी बॉडी में काफी सारे हम गोल्डन मार्क्स को भी देख पाते हैं। और तभी वांग लिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हम देखते हैं कि वांग लिन ने इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन के 1/5 पार्ट को पूरी तरीके से रिफाइन करके डिवोर कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि वांग लिन के ऑरा में अब थंडर भी ऐड हो चुका था, जिसके चलते जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो कड़ाकेदार एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। और वांग लिन भी काफी ज्यादा खुश था कि 1 साल के अंदर थोड़ा ही सही, लेकिन वांग लिन ने काफी अच्छी चीज रिफाइन कर ली है। वांग लिन का ओरिजिन सोल भी अब यहाँ पे म्यूटेटेड यानी कि अवेकन होकर एंशिएंट थंडर ड्रैगन का फॉर्म ले चुका है। और अब वांग लिन खुद को देखकर कहने लगता है कि इस वक्त मेरी जो ओरिजिन सोल है वो किसी एंशिएंट थंडर ड्रैगन जैसी पावरफुल ऑब्जेक्ट बन चुकी है, जिसका मतलब ये कि मेरी ओरिजिन सोल को डैमेज करना या फिर उसे मारना बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी ने एंशिएंट थंडर ड्रैगन का शिकार किया हो और जिसे कि मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वांग लिन इसलिए भी खुश था क्योंकि उसका जो डिवाइन सेंस है उसके अंदर भी अब थंडर का माइट आ चुका है। वांग लिन अच्छे से समझ चुका है कि अब वो लेट स्टेज एक्सटेंडेंट से भी फाइट कर सकता है। अब तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी ओरिजिन सोल को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है वो फील करता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उसे अंदर से रोक रही है, यानी कि वांग लिन ओरिजिन सोल को ही अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वांग लिन समझ आता है कि शायद उसने जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया है, जिसके चलते उसकी सोल अब एंशिएंट थंडर ड्रैगन की बन चुकी है, तो शायद ये उसका प्राइस होगा, जिसके चलते एक बैरियर बन चुका है, एक सील टाइप का, जिससे कि टेम्पररीली वांग लिन अभी तोड़ नहीं सकता। अब वांग लिन यहाँ बाहर देखने लगता है। उसे फिलहाल सीनियर ज़ाओई की फिक्र हो रही थी कि आखिर न जाने ग्रीड के साथ उनका पंगा कैसा चल रहा हो। साथ ही उसे अपने मस्कीटो बीस्ट की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन वांग लिन ज्यादा परेशान था कि वो आखिर वो इस सक्शन फोर्स का सामना करे तो करे कैसे। ना तो वो यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकता है, ना ही वो यहाँ से कहीं डिसअपीयर हो सकता है, और ना ही वो किसी टोकन का यूज करके यहाँ से डिसअपीयर होकर बाहर अपीयर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे स्पेस को ही किसी ने लॉक कर दिया हो। वांग लिन समझ चुका है कि वो एक टाइप के डेड एंड में फंस चुका है। अब तभी वो यहाँ से अपने पास से बाहर निकालता है उसी बंदे को जो कि रेड डिवीजन से बिलोंग करता है। और अब वांग लिन की कोल्ड निगाहें देखते साथ ही वो डर के मारे कांपते हुए पीछे हटता है और कहने लगता है कि देखो प्लीज मुझे मत मारा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तभी वो वांग लिन की आंखों में कुछ स्ट्रेंज सा फील करता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। अब वांग लिन उससे सीधा मुद्दे की बात करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें स्टाइड ऑफिस के बारे में बहुत कुछ पता है, तो बताओ आखिर इस जगह से कैसे निकला जाए। ये बंदा यहाँ पर नाटक करने लगता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, पर तभी वांग लिन पकड़ता है इसे और सीधा यहाँ सक्शन फोर्स के जरिए से इस केव के बाहर इसे लटका देता है, जिसे देखते साथ ही ये बंदा सारी बातें उगलना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि ये तो अबिस बॉटम है। जिसके बाद वांग लिन इसे वापस बुला लेता है और तभी वो हाफते काफते कहने लगता है कि देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पहले कभी भी यहाँ तक नहीं आया, तो भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि आखिर यहाँ से कैसे एस्केप किया जाए। मुझे तो बस इसके ऊपरी सतह के बारे में पता है। अब वांग लिन उसकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है, तो वांग लिन उसे मारने का नाटक करने लगता है। कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने चाहता है तभी वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें मास्टर के सीक्रेट के बारे में बता सकता हूँ, मास्टर ऑलसीर के बारे में। यहाँ पे ऑलसीर का सीक्रेट सुनते साथ ही वांग लिन यहीं पे रुक जाता है और तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पे वांग लिन कहता है कि बोलो, पर तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें अपनी दाव हार्ट की कसम खानी होगी। अब वांग लिन की सटक जाती है, वो यहाँ पर उसे खत्म करने के लिए जाता है, जिस पे वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो बताने लगता है कि मैंने देखा कि मास्टर ने सन यून को डिवोर कर लिया। ये सुनकर वांग लिन के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो बताने लगता है कि काफी लंबे अरसे तक हेवनली फेट सेक्ट में रेयरली कभी कोई मुश्किल से सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर को देखा गया है, क्योंकि सेक्ट के अंदर ऐसे रूमर्स काफी ज्यादा फेमस है कि जो भी सेकंड स्टेप पे पहुंचता है ना तो ऑलजीर उसे डिवोर कर लेते हैं ताकि वो अपने ही डोमेन को परफेक्ट कर पाए। इसी के साथ वो बताने लगता है कि मुझे पहले तो लगा था कि शायद ये बस एक रूमर होगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे जाके यकीन हुआ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि असल में मेरी जो कल्टीवेशन पावर है, जो मेरा मेथड है, वो मुझे अलाउ करता है कि मैं जो बीस्ट है ना उनकी मेमोरीज को देख पाऊँ, क्योंकि मेरा जो मेथड है उसके जरिए से मैं डिमोनिक बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करता हूँ। और एक दिन ऐसा आया जब मैं एक्सीडेंटली जब एक बीस्ट को मार के उसे डिवोर करने में बिजी था, तो मैंने उसकी मेमोरीज का कुछ हिस्सा भी देख लिया और उस माउंटेन स्पिरिट ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मास्टर ने सन यून को डिवोर कर लिया। लेकिन उससे पहले दोनों के बीच एक खूनी जंग हुई, जिसके अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सन यून उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। लेकिन एक क्रिटिकल मोमेंट ऐसा आया जब ब्रदर सन यून के फोरहेड के
बीच पर एक मार्क अपीयर हुआ, जिसके चलते ऑन द स्पॉट ही वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑलजीर यानी कि हमारे मास्टर ने उसे पकड़ते साथ ही डिवोर कर लिया। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ कांप रहे थे और वो कहने लगता है कि तब जाके मुझे यकीन हुआ कि वाकई में हमारा मास्टर कितना बड़ा एविल है। अब यहाँ पर उस मार्क का सुनते साथ ही वांग लिन अपने फोरहेड पर भी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की उस सील को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि जिस मार्क का तुमने अभी अभी जिक्र किया, क्या वो कुछ ऐसा दिखता है? जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वही है। वांग लिन कहता है कि क्या तो मास्टर ने ग्रे रॉ पहना था? जिसपे वो कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने भी जब उन्हें पहली बार देखा उस मेमोरी में तो मुझे भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब वांग लिन यहाँ पर खुद को काफी ज्यादा लकी समझ रहा था। उसे एंशिएंट डीमन इनहेरिटेंस के दौरान ये मौका मिला कि वो अपने किसी स्पेल के परफेक्शन लेवल को देख पाए। हालांकि मुझे भी काफी ज्यादा ऑड फील होता था जब भी मैं स्लॉटर एनर्जी को गैदर करता था, और जाहिर है ब्रदर सनी ने भी इसे कभी तो फील किया होगा और वो भी इसे मास्टर नहीं करना चाहते थे, लेकिन एट द एंड वो मास्टर के हाथों ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि ऑलजीर ने जितने भी स्टूडेंट्स को रखे हैं वो सभी अपने अपने फार्मिंग के लिए ही उसने रखे हैं, ताकि उन्हें डिवोर करते हुए वो अपने डोमेन को कंप्लीट करे। वांग लिन समझ आता है कि प्लेनेट त्यानियन अब उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, और तभी वो अपने पास एक वुडन स्क्रोल को बाहर निकालता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा मन में कहने लगता है कि ये वांग लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसे चुपचाप खड़े होकर यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकता। अब तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने एक्सटेंडेंट की जो ओरिजिन एनर्जी है उसका यूज करके वांग लिन को सबक सिखाएगा। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वांग लिन उसके सामने आके मौत बनकर जैसे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर इसका गला सूखने लगता है। वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे प्लान को पढ़ लिया है। वांग लिन बेसिकली सोच रहा था कि वो इस बंदे को यहाँ पर सेलेस्टियल गार्ड के रूप में रिफाइन कर ले, तो वो यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के उसी मेथड के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन को देखकर वांग लिन समझ आता है कि सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर उसके पास एक पपेट होगा तो जाहिर है यहाँ से निकलना वांग लिन के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वांग लिन ठान लेता है कि उसे रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तभी वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जीने का एक चांस दूंगा, लेकिन तुम्हें जीने का मौका तभी ही मिलेगा जब तुम सक्सेसफुली एक्सेलेंट स्टेज पे पहुंच जाओगे, और मैं तुम्हें एक ग्रेट फॉर्च्यून भी दूंगा। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं तुम्हें इल्यूजनिटी यिन और कॉर्पोरल यान तक पहुंचने का मौका दूंगा, लेकिन ये सारे मौके भी तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हें एग्री होना होगा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरे रिफाइंड सेलेस्टियल गार्ड बनोगे और आने वाले 1000 साल के लिए तुम मेरे सर्वेंट बन के रहोगे, तो ही मैं तुम्हें ये मौके दूंगा। जिसमें वो कहने लगता है कि क्या मेरी कॉन्शियसनेस मेरे पास वापस रहेगी, क्या मैं उन्हें वापस से रीगेन कर सकता हूँ? वांग लिन अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम 1000 साल तक सर्वाइव कर पाते हो और अच्छे से मुझे सर्व करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी तुम्हारी कॉन्शियसनेस के साथ लौटा दूंगा। यहाँ पर वांग लिन काफी ज्यादा सोचता है, लेकिन एट द एंड वो सोच लेता है कि अब और कोई चारा नहीं, तो वो राजी हो जाता है। अब वांग लिन अपने रिफाइनिंग पपेट का प्रोसेस शुरू कर देता है और जैसे वो स्पेल को कास्ट करता है, जिसके चलते उसकी बॉडी एक मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाती है और वो खुद ही यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। बेसिकली पहला स्टेज था कि इसे एक्सेलेंट स्टेज पे बिल्कुल अच्छे से ब्रेक थ्रू कराना होगा, तो वो आसपास की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हुए अपने अंदर जो ओरिजिन क्रिस्टल है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। अब बस बारी थी ब्रेक थ्रू की, जिसमें किसे काफी ज्यादा पेन होता है और कहीं ना कहीं इसकी कल्टीवेशन अनस्टेबल होने लगती है। तो वांग लिन सीधा जाता है और इसके अनस्टेबल कल्टीवेशन को स्टेबल करना शुरू कर देता है, जिसके चलते प्रोसेस पहले से ज्यादा स्मूथली होने लगता है। अब यहाँ फाइनली वो वांग लिन की हेल्प से एक्सटेंडेंट स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जिसके चलते इसकी ऑरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वांग लिन समझ चुका है कि सेलेस्टियल गार्ड के लिए जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब वांग लिन का असली खेल शुरू होगा। वांग लिन यहाँ पे इसकी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो अपने काफी सारे ट्रेजर्स को भी मेल्ट करके उनके जो रेयर मटेरियल्स है उनकी जो ऑरा है वो इसकी बॉडी में डालता है। लेकिन पहली बार में ही उसे कॉपर ग्रेड का ही पपेट बनता है। वांग लिन इससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो वांग लिन यहाँ पर अपने वापस से पावर का यूज करता है, साथ ही आसपास की जो रेयर एलिमेंट्स की जो पावर होती है, जो ऑरा होती है, उसे अब्सॉर्ब करते हुए इसके बॉडी के अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि नॉवल में थोड़ा डिफरेंट बताया है और यहाँ पे हमें पपेट बनने से मतलब है यार, प्रोसेस कोई भी हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी की पूरी एनर्जी को उसके अंदर उतार देता है और लगातार वांग लिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था, जिसके चलते बेचारे को काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन वांग लिन को समझ चुका था कि अगर इसकी बॉडी कमजोर रहेगी तो ये खुद भी 1000 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब सर्वाइव ही नहीं करेगा तो इसे फ्रीडम कहाँ से मिलेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस काम में ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, यानी कि वांग लिन ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी अबिस के एक केव में फंसा हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली 6 महीने बाद आखिरकार वांग लिन की मेहनत रंग लाती है और हम देखते हैं कि उसका जो सेलेस्टियल गार्डियन जो पपेट है वो बन के रेडी हो जाता है और जिसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त इल्यूजनरी यिन पे है। और बात करें इसकी ग्रेड की तो ये भी काफी ज्यादा हायर लेवल की है, ऑलमोस्ट गोल्ड की इक्वल। वांग लिन भी सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के मेथड से काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इससे उसके पपेट की कल्टीवेशन लेवल भी ऑलमोस्ट कॉर्पोरल यान तक पहुंच गई है। अब वांग लिन यहाँ पर इसे अपने शैडो के अंदर छिपा लेता है। अब तभी वांग लिन कहने लगता है कि अब जबकि मेरे पास
पास मेरा ये पपेट है, इसके जरिए से मैं अपने अगर बाकी के ट्रेजर्स को ऐड कर लूँ तो मुझे यकीन है कि मेरे पास 60% चांसेस है इस केव से सही सलामत एस्केप करने का। लेकिन वांग लिन को थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि यार जब इस टोकन को अचीव कर रहा था तो वो एक बंदे की स्वॉर्ड एनर्जी को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये जो टोकन है ये असल में उसी पर्पल मिस्ट से ही कंडेंस हुई है। पर तभी उसकी नजर उस टोकन पे जाती है और वो डीपली थॉट में खो जाता है और कहने लगता है कि ये जो टोकन है ये असल में एक सेलेस्टियल केव की चाबी है और जिसकी तलाश में ऑलसीड समेत बाकी के लोग हाथ धोके पड़े हुए हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि ये मेरे पास है तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी, मुझे इसे छिपा के रखना ही होगा। अब यहाँ पे वांग लिन उन सारे स्वॉर्ड की तरफ नजर डालता है जो कि यहाँ पर उसने लिंग कैनो के डिसाइपल से गैदर किया था और वांग लिन समझ आता है कि इन 12 स्वॉर्ड्स के जरिए से वो 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी कास्ट कर सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए उसके पास बस 7 ही है तो वो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना सकता है। और अगर मैं अपने थंडर सेंस को भी इसके अंदर ऐड कर दूं ना तो मेरे लिए ये और ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। लेकिन ये फोर्स भी शायद इनफ नहीं यहाँ से एस्केप करने के लिए। तो अब वांग लिन अपने पास से अपनी एक दूसरी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि मेरी इस पुरानी स्वॉर्ड के अंदर कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है। जैसे ही वो इसे टच करता है उसे एक एंशिएंट वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें वाकई में जानना है कि आखिर इसका ट्रू सीक्रेट क्या है तो तुम्हें सबसे पहले लाइफ के फिनोमेना को ऑब्जर्व करना होगा। अब वांग लिन वहीं पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वो वॉइस आगे बताने लगती है कि एक बार तुमने इसे समझ लिया तो तुम बहुत ही अच्छे से इस आर्ट के एसेंस को समझ जाओगे और इसे अपना बना पाओगे। अब यहाँ पे वांग लिन इस जानलो वर्ड का मतलब समझना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि लाइफ का फिनोमेना आखिर ये क्या होगा। अब उसका डिवाइन सेंस यहाँ से बाहर जाता है। डीमन स्पिरिट लैंड के चारों ओर उसका डिवाइन सेंस फैल चुका था और वांग लिन बार बार यही कहने लगता है कि लाइफ का फिनोमेना आखिर ये क्या होगा, आखिर इसका ट्रू मतलब क्या है। अब वांग लिन जानलो वर्ड का मीनिंग ढूंढना शुरू कर देता है जहाँ पर वो ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त कल्टीवेट करने में लगा देता है। और इस दौरान जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फाइनली उसे इसका आंसर मिल चुका था, जानलो, जिसमें लू का वर्ड होता है नेक। और जितने भी काउंटलेस लिविंग बीइंग है जिनसे आज तक मेरा इंटरेक्ट हुआ है ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये लोग पैदाइशी से ही हेवन एंड अर्थ के रूल से बाइंड है और लाइफ एंड डेथ के इस नेट के साथ ये लोग पूरी तरीके से कनेक्टेड है, इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। और जानलो वो असल में यही रूल है जो कि सारे लिविंग क्रिएचर्स को आपस में बाइंड करता है। अब क्योंकि फाइनली वांग लिन ने इस आर्ट के एसेंस को समझ लिया था तो वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही खुद को इन सारे नेट से आजाद कर देता है। इसी के साथ वांग लिन आगे बढ़ता है और नोटिस करता है कि यहाँ पर जो इसके अंदर का सक्शन फोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है बीते कुछ 5 सालों में। वांग लिन को लग रहा था कि शायद वो जोलो आर्ट के चलते यहाँ से फोर्सफुली एस्केप कर पाएगा, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि ये सक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे जिंदगी में चाहिए क्या था। मैं तो बस यहाँ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताना चाहता था अपने पेरेंट्स के साथ और मैं 1 ईयर को पाना चाहता था। बस मैं इन्हीं लोगों के आसपास अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन आज देखो यहाँ से निकलना ही कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बेसिकली वांग लिन समझ चुका है कि यार अब कितनी चुनौतियां हैं और फिलहाल के लिए वांग लिन खुद को संभालता और कहता है कि ये वक्त नहीं है ओवरथिंक करने का। मुझे पहले अपनी बॉडी के अंदर जो स्लॉटर एनर्जी है उसका यूज करना होगा। लाइफ फोर्स सील्स के जरिए से मैं शायद यहाँ से निकल सकता हूँ। अब तभी वो यहाँ पर अपने शेडो से अपने उसी नए पपेट को बाहर निकालता है। अब सेलेस्टियल पपेट बाहर आता है तो इस दौरान वांग लिन ये भी सोचता है कि वो अपने इस पपेट को भी अपना सेलेस्टियल स्लॉटर स्टैंड दे देगा, यानी कि ये टेक्निक अब वो इसे पास डाउन करेगा। अब वांग लिन अपने स्लॉटर स्टैंड का एक स्टैंड अपने अंदर रख लेता है। अगर सारे डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो जब तक एक सही सलामत है वांग लिन वापस से सभी को रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पर खुद को चेन से बांधते हुए वो सीधा पहुंच जाता है उस केव के पास और यहाँ पर सारा सक्शन फोर्स अपनी बॉडी के ऊपर डालने लगता है। अब यहाँ पर इतने साल बिताने के चलते वांग लिन की बॉडी थोड़ा सा सक्शन फोर्स झेलने के आदी बन चुकी थी और अब यहाँ पर अपने स्लॉटर सील्स और अपने पपेट का यूज करते हुए फाइनली वांग लिन उसे ऑल्टर के पास जाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके वो यहाँ पे पहुंच भी जाता है और आते साथ ही वो यहाँ पे खुद को हील करना भी शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये जो ऑल्टर वाली जगह थी ये और ज्यादा गहराई में थी तो यहाँ का सक्शन फोर्स और ज्यादा था। लिटरली ऐसा लग रहा था कि वांग लिन की नसें फट के बाहर आ जाएंगी, लेकिन वांग लिन फिर भी हार नहीं मानता। वो वहीं पर लगातार टिका रहता है और कल्टीवेट करता रहता है और उस सक्शन फोर्स को अपनी बॉडी का आदी बनाता जाता है। अब हम देखते हैं कि लगातार इस चीज को करते रहने से वांग लिन की जो बॉडी में जो पेन होता है ना वो इंटेंस लेवल तक पहुंच जाता है। लिटरली वो दर्द के मारे चीख उठता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वांग लिन की चीखें निकल रही थी और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर ऐसे ही करते करते 6 महीने से ज्यादा का वक्त और बीत जाता है और अब वांग लिन को इस अविस के अंदर आए हुए ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर का वक्त निकल चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार उसकी जो सक्शन फोर्स से झेलने की जो ताकत है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन 6 महीने में अगर उसकी ताकत बढ़ सकती है तो फिर सक्शन फोर्स का प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, जिसके चलते वांग लिन
वांगलिन को और ज्यादा पेन होता है, इतना ज्यादा कि भाई इसकी अगर तुमने चीखें सुन ली ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे लिटरली इसकी नसें जाहिर हो रही थी और तभी एक तेज धमाका होता है और वांगलिन के जितने लाइफ फोर्स सील्स होते हैं जिनका यूज वो कर रहा था अपनी बॉडी के ऊपर कोटिंग करके, अचानक से वो भी सारे के सारे शटर्ड हो जाते हैं। लेकिन वांगलिन काफी ज्यादा खुश था कि इस दौरान उसके अंदर जो लाइफ फोर्स सील्स थी ना, जो स्लॉटर एनर्जी थी जो कि ऑलमोस्ट 10 लाख के ऊपर थी, वांगलिन ने उनमें से काफी सारों को रिफाइन भी कर लिया था। यानी कि अब ये पूरी तरीके से पहले से रिफाइन हो चुकी है, जिन पर की ऑलसीर का भी कोई कंट्रोल नहीं। अब वांगलिन जब इतनी बड़ी हरकत करेगा तो ऑलसीर को खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ऑलसीर को उसके हेवनली फेट सेक्ट के अंदर देखते हैं। और बेसिकली ये अपने हाथों पर वही डिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा था, जहाँ पे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सीन तभी लिन त्यानहू पे शिफ्ट होता है और उसके आसपास जो बड़ी बड़ी लालटेन्स जल रहे थे ना, वो एक एक करके सारे के सारे बुझने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन त्यानहू को ग्रीड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि उसके डिसाइपल्स जो थे उनमें से ऑलमोस्ट 11 डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं और अब उनमें से एक बचा है, वो भी जिंदा होगा या नहीं इसके बारे में लिन त्यानहू को कोई खबर नहीं थी। और वो कहने लगता है कि ग्रीड, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें मेरे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करना है और तुमने क्या किया? हाँ, आखिर तुम इतने बड़ी कीमत की भरपाई कैसे करोगे? कि तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लड प्लेनेट के अंदर। हम यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर को देख पाते हैं, जहाँ पे उसके पीछे रखा जो कंपास था वो तेजी से स्पिन कर रहा था और वो समझ लेता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। यार नॉवल में हमें लगा था कि ये काफी ज्यादा ओल्ड होगा, पर ये तो काफी ज्यादा यंग निकला। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि याओ ज़िक्ज़ियो बेटी, बेचारे इस वक्त तुम किस हाल में होगी? कि तभी यहाँ पे हम ऑलसीर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि फेलो ताओइस्ट, 10 साल का वो वक्त पूरा हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग डीमन स्पिरिट लैंड के उस पोर्टल को ओपन करके अपने पुराने मकसद को अंजाम दे। तो बताओ क्या किसी को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन है? जिस पे ग्रीड और जो ब्लड एंसेस्टर है वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं। पर तभी ऑलसीर मन में कहने लगता है कि वांगलिन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम फोर्सफुली उस सील से खुद को आजाद कैसे कर सकते हो? इस दौरान हम देखते हैं कि इसके सामने ग्रे रॉफ वाला ऑलसीर भी मौजूद था और यहाँ व्हाइट रॉफ वाला ऑलसीर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें ज्यादा दिनों के लिए जिंदा रहने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें मेरे सीक्रेट का पता जो चल चुका है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट से ही ऑल हेवन आर्क स्टार्ट होने वाला है। हालांकि स्टार्ट तो 2 वीक पहले ही हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट वीक से ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।